सबका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, कोर्स हमारा जो है ये है BEGE 142 और जिसका उन्वान है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और डेवलपमेंट्स इन 20th सेंचुरी ड्रामा। तो डियर लर्नर्स, पहले हम जो हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था ड्रामा के बारे में, पहले हमने बात की थी कि ड्रामा क्या होता है। हमने आपको समझाने की कोशिश की कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप ड्रामा में देखते हो और वो चीजें आप पोइट्री में नहीं देखते हो, ना कि आप नॉवल में देखते हो या बायोग्राफी में देखते हो या ऑटोबायोग्राफी में देखते हो। तो जहां तक अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जहां तक ड्रामा का ताल्लुक है, जब हम ड्रामा की बात करते हैं, यानी कि हम वी नो दैट कि जो प्रोज है, प्रोज इज मेनली रिटन इन सेंटेंसेस, इट इज रिटन इन पैराग्राफ्स। As far as poetry is concerned, it's mainly written in stanza form, verse form. As a, you know, when someone writes a poem, he or she उसको बहुत सारी चीजों की ना ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि उसको राइम स्कीम का ख्याल रखना पड़ता है, टोन का ख्याल रखना पड़ता है, या इवन एलिट्रेशन का ख्याल रखना पड़ता है। जहां तक फिर ड्रामा की बात आती है, प्रोज फॉर्म में या पोइटिक फॉर्म में, जैसे पोइटिक ड्रामा की बात करते हैं हम, T.S. Eliot इज अ फेमस पोइटिक ड्रामेटिस्ट। उसने बहुत सारे ड्रामास लिखे जो वर्स फॉर्म में उसने लिखे हैं। इवन सम ऑफ प्लेज और रिटन बाय शेक्सपियर, they are also शेक्सपियर wrote them in a poetic form। बहुत सारे ड्रामेटिस्ट्स हैं जिन्होंने पोइटिक फॉर्म में ड्रामास को लिखा है। जो फंडामेंटल डिफरेंस अब बिटवीन प्रोज और ड्रामा है, चाहे हम ड्रामा को कंपेयर कर, इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर ड्रामा विद प्रोज और इवन पोइट्री, तो मेन फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल जो डिफरेंस ड्रामा और नस्र और कोई शायरी में वो ये है कि जो ड्रामा है इट इज एनेक्टेड ऑन द स्टेज। यानी कि ड्रामा के लिए हमें किसकी जरूरत है? थिएटर की जरूरत है, एक्टर्स की जरूरत है। जहां तक पोइम की बात है या इवन नॉवल की बात करेंगे हम, एसे की बात करेंगे हम, जो भी वैरायटी ऑफ प्रोज है, चाहे एसे हो, शॉर्ट स्टोरी हो, या इवन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज हो, ट्रेवलॉग हो, स्पीच हो, लेटर हो, यानी कि इन इट्स रिटन इन वो तो पता है आपको कि इट इज रिटन इन सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स। लेकिन जो कुछ चीजें आप नॉवल में देखते हो वो चीजें आप ड्रामा में भी देखते हो। जैसे नॉवल में हमें जरूरत होती है कैरेक्टर्स की, प्लॉट की, वही चीजें हम ड्रामा में भी देखते हैं। लेकिन देन वेयर दिस ड्रामा डिफर्स फ्रॉम प्रोज और इवन पोइट्री, यानी कि जो मेन फंडामेंटल डिफरेंस वो ये है कि इसको थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए ऑडियंस की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस, इसके लिए जब एक राइटर एक ड्रामा लिखता है, पहले एक स्क्रिप्ट लिखता है, स्क्रिप्ट तैयार करता है। वैसे ही जैसे ही एक नॉवेलिस्ट नॉवल लिखता है, पहले वो स्क्रिप्ट तैयार करता है, फिर वो पब्लिशर को भेजता है, फिर वो बुक पब्लिश हो जाती है। तो वैसे ही ड्रामा जो है, जब हम ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा को पहले एक जो राइटर होता है ये इसका स्क्रिप्ट बनाता है, फिर उस स्क्रिप्ट को थिएटर में पेश किया जाता है। और उस थिएटर के लिए आपको किन की जरूरत है? ऑडियंस की जरूरत है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको रूबरू करवाया था इन चीजों से कि जब हम ड्रामा की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रामा, यू हैव टू हैव ऑडियंस। यानी कि व्हेन समवन राइट्स अ ड्रामा, व्हेन इफ यू आर अ ड्रामेटिस्ट, देयर इज वन थिंग इन योर माइंड, वो ये है कि इट इज to be addressed to audience, it is to be addressed to someone। वो ये है कि ये ऑडियंस को यानी कि एड्रेस करते हो। जैसे एक नॉवेलिस्ट जो होता है, वो जो अपनी जो नॉवल है उसकी जो क्या, या शॉर्ट स्टोरी राइटर है, उसकी जो शॉर्ट स्टोरी वो एड्रेस करता है रीडर को। वैसे ही एक प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट जो होता है, ड्रामा को हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि उसको हम प्ले भी बोलते हैं, जैसे वैसे ही ड्रामेटिस्ट भी बोलते हैं और प्ले राइट भी बोलते हैं। जब एक राइटर स्क्रिप्ट लिखता है, फिर वो इसके दिमाग में ये होता है कि मेरी जो ये स्क्रिप्ट है ये ऑडियंस तक पहुंचनी है, और इसको लाइव परफॉर्मेंस में, ये थिएटर में यानी कि जब जो ये ड्रामा होता है, जब इसको परफॉर्म करना होता है, ये थिएटर में परफॉर्म करना होता है। वहां पे ऑडियंस भी बैठे होते हैं, वहां पे एक्टर्स भी होते हैं, वहां पे सब कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे प्रोटोगनिस्ट की बात करें या एंटागोनिस्ट की बात करेंगे आप, और जो बाकी लीड कैरेक्टर्स होते हैं। अब जो ड्रामा है, जब आप ड्रामा को थिएटर में देखने जाते हो तो वहां से निकल के आपके दिमाग में वो इमेजेस होती है कि आप अभी क्या देख के आए हो।
So it is in that context, dramatist always जो भी उसने देखा है, जो he wants to capture all those incidents, events in a realistic form. क्योंकि जब आप देखते हो आपको लगना चाहे कि ये कुछ हो रहा है इस प्ले में, यानी कि जो राइटर होता है, इसने जो प्ले लिखा होता है, उसका एम ये होता है कि जो ऑडियंस होती है इनको मैसेज समझ आए। जैसे हम अभी नॉवल की बात करेंगे, जब आप नॉवल को पढ़ते हो, नॉवल को पढ़ने जब once you are going to finish the whole novel, each and every chapter of the novel, after that you can come to the conclusion what author wants to portray through this novel. वैसे ही एक 2 घंटे का ड्रामा जब आप थिएटर में जाते हो देखने के लिए, वहां से निकल के आपको आपकी दिमाग में इमेज होती है कि इस प्ले में ड्रामेटिस्ट का एम क्या है, मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या मैसेज है जो वो ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है, जो वो मैसेज जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो यहाँ पे मेरे यानी कि जब हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जो एक राइटर होता है इसके बहुत सारे इश्यूज आमने, यानी कि जब when he wants to capture each and every incident which is happening in his surrounding, जब वो इधर इर्द गिर्द देखता है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, he wants to capture all those things. अब वो ड्रामेटिस्ट जो होता है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम बात करेंगे जॉन ऑसबॉर्न की, he is a famous English dramatist of the 20th century. जब उसको वो he belonged to angry young man movement, जैसे किचन सिंक ड्रामा इंग्लिश मूवमेंट, एक लिटरेरी मूवमेंट चली थी 1950s और 1960s में ब्रिटेन में। तो जब आप लुक बैक इन एंगर, जॉन ऑसबॉर्न का एक फेमस प्ले है लुक बैक इन एंगर। अब मैं असल में हम बात क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि जो एक राइटर होता है इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, या ये खुद क्या देख रहा है, इसकी खुद की ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कि इसकी खुद क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग सो मेनी इश्यूज। फिर उन्हीं को कैप्चर करके ये बुक में डालता है या फिर थिएटर में लाता है कैरेक्टर्स के थ्रू, ये फिर पोर्ट्रे करता है उन चीजों को। जैसे है कि लुक बैक इन एंगर, जब आप उस प्ले को पढ़ते हो, उस प्ले में आपको देखने को क्या मिल रहा है, लुक बैक इन एंगर। ये प्ले किचन सिंक ड्रामा है, यानी कि ये आपके सामने बिल्कुल 1950s 40s और 1960s की जो हालात थी ब्रिटेन में, लोग क्या किस हाल से गुजर रहे थे, उनकी क्या ओपिनियंस थी, उसी को कैप्चर किया है जॉन ऑसबॉर्न ने। जॉन ऑसबॉर्न ही बिलोंग टू impoverished family. He came from a lower middle class family. तो इस जब आप लुक बैक इन एंगर को करते हो, लुक बैक इन एंगर को स्टडी करते हो, बड़े क्रिटिकली इसका एनालिसिस करते हो, तो आपको फिर देखने को क्या मिल रहा है, लुक बैक इन एंगर। टाइटल पे अगर आप गौर करोगे लुक बैक इन एंगर, यानी कि मूड के बड़े गुस्से में देखना, बट यू आर एंग्री, यू आर इन्फ्यूरिएटेड, एनरेज्ड, यानी कि एक्सपेरेटेड, आप बहुत गुस्से में हो। तो गुस्से में क्यों है, अगर आप जानना चाहते हो कि जो एंग्री यंग मैन थे, जो यूथ पॉपुलेशन थी 1940s और 50s में ब्रिटेन में, अगर आप जानना चाहते हो कि वो किस हाल से गुजर रहे थे, some people were facing this unemployment, वहां पे unemployment की प्रॉब्लम थी, even some people were going through personal crisis, some people were going through what we call anxiety, depression, यानी कि उन चीजों को जो वहां की सिचुएशन थी 1940s और 50s में, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं कंटेम्पररी मूड या कंटेम्पररी सिचुएशंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करना, वैसे ही जॉन ऑसबॉर्न इस प्ले में लुक बैक इन एंगर में जो यूथ थी 1940s में ब्रिटिश की, उनकी इमोशंस को, उनके जज्बात, उनके एम्स को, उनके एस्पिरेशंस को, उनके क्या क्या ख्यालात थे, उनके क्या जज्बात थे, वो किस हाल से गुजर रहे थे, हर एक सिचुएशन को जॉन ऑसबॉर्न ने इस प्ले में रखा है। इस प्ले में आपको देखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो रियलिस्टिकली हो रहे थे ब्रिटेन में 1940s और 50s में। फॉर इंस्टेंस आई एम हियर रिमाइंडेड ऑफ जॉन ऑसबॉर्न्स कैरेक्टर, जो इस लुक बैक इन एंगर में एक कैरेक्टर उसने, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो इसका हीरो है, जिसका नाम है जिमी पोर्टर। तो he is actually being called the representative figure of the angry young men of 1940s and 50s of Britain. तो जब हम
लुक बैक इन एंग्री का मुताला करते हैं, बड़े गहराई से इसका मुआयना करते हैं, बड़े क्रिटिकल व्यू से इसको पढ़ते हैं, तो वहां पे जिमी पोर्टर बहुत सारी सिचुएशंस थ्रू जिमी पोर्टर, जॉन ऑसबॉर्न पोर्ट्रेज things realistically. He just wanted to capture each and every image जो भी वहां पे हो रहा था 1940s में। फॉर इंस्टेंस एक मेजर जो 1940s और 50s में ब्रिटेन में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक लोगों का था, जो जो लोग सोच रहे थे, बात कर रहे थे, वो किस इशू पे बात कर रहे थे, वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में बात कर रहे थे। दे थॉट कि दिस वर्ल्ड वॉर ब्रॉट नथिंग एक्सेप्ट डिस्ट्रक्शन, वायलेंस, ब्लडशेड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि इवन डिप्रेशन, एंजाइटी, यानी कि इवन अनएम्प्लॉयमेंट, होमलेसनेस, इवन ड्रग अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस। ये 1940s और 50s का इंग्लैंड जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिटिश सोसाइटी के थे। कल्चरल, अगर आप कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से 1940s और 50s के ब्रिटेन को देखना चाहते हो, जो मेन प्रॉब्लम्स ब्रिटेन में थी वो यही थी। लोग डिप्रेशन का शिकार थे, लोग सोच रहे थे कि जो ये वॉर है इसने हमें कुछ नहीं दिया, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था या इवन जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, Britain participated in that war, actively. That it was a major player in that war. तो लेकिन जब जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों ने फिर यानी कि फिर इस वार की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस इंग्लैंड में पैदा हुई थी, इस वार की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस इंग्लैंड में पैदा हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम पैदा हुई थी। तो जब फिर इवन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि ये वही दौर था जब ब्रिटेन तब तक तो ब्रिटेन राज कर रहा था पूरी दुनिया में। ये वही दौर था जब ब्रिटेन वाज इट स्टार्ट टू लूज इट्स पावर ऑन मोस्ट ऑफ द most parts of the world, especially on Asian continent and some countries from African continent. तो लोगों का मूड ये था कि ब्रिटेन ने बहुत गलत किया इस वॉर में जाने के लिए, इस वॉर में पार्टिसिपेट करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंग्लैंड में हुई थी। तो एक जो मूड था लोगों का वो ये था कि दे वर एंटी वॉर, देयर वाज दिस एंटी वॉर, या जब उनकी जो एस्पिरेशन थी, उनकी जो इमोशंस थे, देयर वाज दिस कि वो एंटी वॉर ओपिनियन देखने को मिलेगा आपको अगर आप 1940s और 50s के इंग्लैंड के लोगों की जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी, वो उनका यही ख्याल था कि Britain, it was a wrong decision. It was a blunder, a big mistake. Britain did, because it participated in, during the First and Second World War. Why? Because it brought nothing except violence, economic crisis, और बहुत सारी चीजें जो हुई थी। तो लुक बैक इन एंगर में वही आपको देखने को मिल रहा है। ये खाली एक चीज है, जब आप ये यानी कि एंटी वॉर मैसेज, लुक बैक इन एंगर में आपको देखने को क्या मिल रहा है, एंटी वॉर मैसेज, यानी कि जो मेजॉरिटी जो लोग थे, जो लोग क्या सोच रहे थे, वो एंटी वॉर ओपिनियन रखते थे। उसके साथ साथ क्लास कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटेन की सोसाइटी में था, यानी कि एक तबका रिच था और दूसरा तबका लोअर मिडिल क्लास के थे, वर्किंग क्लास के थे, इवन वीकर सेक्शंस जो थे, और बहुत सारी गैप थी। यानी कि जो रिच, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और यहाँ से एक तबका था। तो फिर इससे क्या हुआ था कि इस प्ले में, जैसे जिमी पोर्टर की हम बात करेंगे, जिमी पोर्टर एज ए सेड कि he comes from a middle class family. Here I would like to mention one more important thing regarding Jimmy Porter. At times when you read this play, when you watch this play, whether you are going to watch this play in a theater or even when you are going to read this play, you would find some autobiographical elements in this play. जहां तक जिमी पोर्टर का ताल्लुक है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, इस प्रोटैगनिस्ट को पढ़ के आपको बिल्कुल कुछ चीजें नजर आ रही हैं जिस हाल से जॉन ऑसबॉर्न खुद गुजर रहा था। यानी कि उसने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को इसमें डाला है इस प्ले में। तो कैसे, जैसे जिमी पोर्टर की बात करेंगे हम, इस प्ले में जिमी पोर्टर एक बड़ा अच्छा एजुकेटेड यूथ, यानी कि एक एजुकेटेड बंदा होता है, इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा, उसके कि बड़े जहन कैरेक्टर है, यानी कि इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ जिस क्लास से है, यानी कि इसने तालीम हासिल की है, वर्किंग क्लास से बंदा आया है,
और इस प्ले में रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज का कंसेप्ट देता है जॉन ऑसबॉर्न इन ऑर्डर टू सेटराइज मॉक जो ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम था। क्योंकि क्यों इसमें वो तंज कर रहा है इस प्ले में जॉन ऑसबॉर्न जो ब्रिटिश एजुकेशनल सेटअप था। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि जो लोअर तबके के लोग थे उनके लिए दाखिला बहुत मुश्किल होता था, उन लोगों के लिए दाखिला लेना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, चाहे हम कैम्ब्रिज की बात करें, ऑक्सफोर्ड की बात करेंगे, या बहुत सारे कॉलेजेस वहां पे थे। जॉन ऑसबॉर्न इस प्ले में वो चीज को भी उस चीज को भी मेंशन करता है, उस चीज को भी हाईलाइट करता है। डियर लर्नर्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट यानी कि एक ड्रामेटिस्ट जो होता है, एक राइटर जो होता है, ये कॉन्टेम्पररी सिचुएशंस को पोर्ट्रे करता है। यही कॉन्टेम्पररी मूड को देख के ना कुछ जो ये देख रहा है इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, फिर उन्हीं चीजों को कैप्चर करके अपने प्ले में डालता है या इन्हें अपने नॉवल में लिखता है। As I have told you people during the last lecture, a drama can be written in both fictional as well as in non-fictional form. तो जब हम ड्रामा का इस ड्रामा का मुताला करते हैं, लुक बैक इन एंगर का मुताला करते हैं, इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, वो सैटाराइज करता है, तंज करता है ब्रिटिश सोसाइटी को। क्यों? वो बोल रहा है कि ब्रिटिश सोसाइटी में जो एजुकेशनल सेटअप है, वहां पे जो लोअर तबके के लोग हैं उनको बहुत मुश्किलात आते हैं एडमिशन लेना, दाखिला लेना, कहां पे, बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। जॉन ऑसबॉर्न का मानना है, उसका कहना है कि तब का जो 1940s का दौर था, ये जो यूनिवर्सिटीज बनी है, कॉलेजेस बने हैं, ये रिच के लिए बने हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बने हैं, ये बिजनेसमैन के लिए बनी है, ये डॉक्टर्स के लिए बनी है, उनके बच्चों के लिए बनी है। लेकिन जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो लोग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको इन वाले इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज व्हाई आई सेड जस्ट व्हाइल बैक, इसमें वो क्रिटिसाइज करता है। यानी कि फिर इतना ही नहीं, जिमी पोर्टर के थ्रू, जिमी पोर्टर अब वर्किंग क्लास से आता है, जिमी पोर्टर एक गरीब खानदान से आता है, गरीब तबके से आता है, अब ये दाखिला लेता है यूनिवर्सिटी में, अब कॉलेज से तालीम हासिल करके अब ये कुछ कमाना चाहता है, जॉब करना चाहता है, बिकॉज ही फील्स ही इज इंटेलिजेंट, he is an intellectual lord, he is a rationalist, pragmatist, he believes in objectivity, he doesn't believe in what we call superstitiousness, myths, यानी कि he possessed scientific temper। अब इसके पास इतनी सलाहियत है, ये चाहता है कि ये अब अप्लाई करता है जॉब्स के लिए, इवन फर्दर एजुकेशन के लिए, लेकिन इसको खाली ठोकरें मिलती हैं, इसको कहीं पे जॉब नहीं मिलता है। अब ये फ्रस्ट्रेट होता है, he's frustrated, he's angry, infuriated, enraged, क्योंकि ये सोच रहा है कि इस इवन जो इससे लोअर एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, वो जॉब हासिल कर रहे हैं थ्रू व्हाट, करप्शन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। यानी कि यहाँ पे 1940s और 50s, यानी कि यहाँ पे एक क्लियर कट गैप दिख रही है हमें 1940s और 50s में। ब्रिटिश में एक गैप थी, क्या गैप थी? वो यही गैप थी कि जो वर्किंग क्लास के लोग थे उनको जॉब से निकाल दिया जाता था, उनको जॉब नहीं दिया जाता था, या इवन उनको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पे उनको दाखिला नहीं मिल रहा था। किसकी वजह से? बिकॉज दे बिलोंग टू impoverished family, they belong to working class, even they come from weaker sections of the society। इसकी बुनियाद पे उनको दाखिला नहीं मिल रहा था। जब हम फिर लुक बैक इन एंगर का मुताला करते हैं और पर्टिकुलरली इस कैरेक्टर जो प्रोटोगनिस्ट है जिमी पोर्टर, इसका मुताला करते हैं, इसका बड़े क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, तो इतना पढ़ लिख के अब ये इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये पैसे दे के जॉब ले, ये इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म के जरिए सिस्टम में आए, जॉब हासिल करे या इवन हायर एजुकेशन हासिल करे। व्हाट ही नाउ उसके क्या फिर वो करता है, इसको पहले ये जर्नलिज्म का काम करता है, इवन बहुत अच्छी तालीम हासिल करके भी। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि एंग्री यंग मैन जो थे, यानी कि ये बहुत इन्फ्यूरेट था, यानी कि बहुत ही वाज यानी कि अब ये सोच रहा था कि मेरे को जॉब मिलना चाहिए, मेरे को कहीं अच्छे पे सेटल होना चाहिए, मेरा जो स्टेटस है ये मेरे को और कुछ स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है इसको। किसकी वजह से? बिकॉज ये कम्स फ्रॉम अ वर्किंग क्लास फैमिली। तो यहाँ पे जॉन ऑसबॉर्न क्रिटिसाइज करता है ब्रिटिश सोसाइटी को, यानी कि जो एजुकेशन, यानी कि जो उनका पॉलिटिकल सेटअप था,
एजुकेशनल सेटअप था, एडमिनिस्ट्रेटर जो था, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, वो खाली एक ही तबके का सोच रहा था। यानी कि जो जो पावर में थे वो कौन थे? रिच थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और यानी कि जिम्मी पोर्टर जैसा बंदा पढ़ लिख के एडवर्टाइजिंग काम करता है, और उसमें भी यानी कि फिर जर्नलिज्म का काम करता है, उसको उस काम में भी उसको डॉग्स बॉय का ट्रीटमेंट मिलता है। ही हैड बीन गिवन menial वर्क्स, उसके बाद वो स्वीट स्टॉल यानी कि वो मिठाइयों का दुकान डालता है, फिर वो वही मिठाइयां बेचता है। तो कहने का मतलब है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इवन क्लास, इट्स नॉट लाइक दैट कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाज हैपनिंग इन ब्रिटिश सोसाइटी अलोन, या इट वाज हैपनिंग इवन it was happening during the 1940s and 1950s, and after that it ended. No, that's not the case. It is still happening. It is happening in most parts of the world, even in our part of the world as well. This class conflict, this class consciousness, जिसको यानी कि एक तबका समझता है कि हम सुपीरियर तबके से हैं, हम सुपीरियर कास्ट से हैं, हम सुपीरियर जॉब रखते हैं, और दूसरे जो लोग होते हैं वो वर्किंग क्लास से आते हैं, उनको फिर दूसरी नजर से देखना, तंग नजर से देखना, सुपीरियर कास्ट। जैसे हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में आपको बहुत सारी चीजें आती है। यानी कि एक तबका समझता है हमारी हमारी सुपीरियर कास्ट है, एक तबका समझता है कि हमारा हायर सोशल स्टेटस है। तो उस चीज को क्रिटिसाइज करता है इस प्ले में जॉन ऑसबॉर्न। 1940s और 50s में ब्रिटिश की सोसाइटी ये थी। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये चीजें खाली 1940s और 50s में ब्रिटिश में हो रही थी, क्योंकि बाकी दूसरी हिस्से जो दुनिया के हैं उनमें नहीं हो रहा था, या इवन आज नहीं हो रहा है? नहीं, these things are still prevalent in our society. These things are still noticeable in every nook and corner of the world. यानी कि ये चीजें आपको हर एक जगह मिलेगी, जिसको हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट, एक जो राइटर होता है, इसकी जो हम ड्यूरिंग द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट दिस, एक जो राइटर होता है, ही इज ऑलवेज हैविंग अ ब्रॉडर विजन, he always thinks ahead of his time, he is a futurist, he can predict what is going to happen 50 years, even after 100 years। जैसे हम बात कर रहे हैं जॉन ऑसबॉर्न की, no doubt he portrayed things, events which were happening in 1940 and 50, that too in Britain। बट यहाँ पे अब जब आप मुताला करते हो इनके प्लेस को, और मोर पर्टिकुलरली दिस प्ले, बट which is named as Look Back in Anger। अब जिमी पोर्टर जो है ये लोअर तबके से है। अब इंटरेस्टिंगली अब ये चाहता है कि इसकी मैरिज एलिजन पोर्टर से हो जाए। अल्टीमेटली ही गॉट मैरिड विद दिस वुमन who is named as Elizan Porter, मिसेस एलिजन। लेकिन जो एलिजन है ये हायर क्लास से आती है, ये रिच बैकग्राउंड से आती है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से होती है। लेकिन जो जिम्मी होता है वो लोअर तबके से होता है, वो वर्किंग क्लास फैमिली से होता है। तो जब ये प्रपोजल आगे भेजता है मैरिज के लिए, इसकी मैरिज को बहुत सारी, यानी कि वो जो प्रोसेस होता है मैरिज का, वहां पे उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो एलिजन होती है वो सुपीरियर कास्ट से होती है, वो सुपीरियर क्लास से होती है, एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से होती है। उसके जो फादर होते हैं, he is of the opinion, no, I cannot give my daughter's hand to someone who comes from a working class, who is who is running a sweet stall, who is who is not doing something substantial। तो फिर अब वो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। यानी कि ये जैसे हम अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में आपको बहुत सारी चीजें आती है। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि फिर जॉब का कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्टेटस का कॉन्फ्लिक्ट होता है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं, एक जो राइटर होता है, ड्रामेटिस्ट होता है, ये कंटेम्परेरी सिचुएशन को कंटेम्परेरी सिचुएशन को कैप्चर करके रीडर के पास लाता है, ऑडियंस के सामने रखता है। अगर यही प्ले लुक बैक इन एंगर आपके सामने रखा जाएगा, मान लीजिए कि डियर लर्नर्स, यू आर नाउ ऑडियंस, आई एम गोइंग टू टेल यू, लेट्स नाउ वी विल डू वन थिंग, टुमारो एट किसी कोई टाइम चूज करते हैं, हम 2 बजे 2:30 बजे हम थिएटर जाते हैं। देयर वी विल वॉच दिस मूवी और इवन फिल्म और इवन दिस प्ले व्हिच इज नेम्ड एज लुक बैक इन एंगर। हम सब देखते हैं इस प्ले को। फिर मैं आपको लास्ट में बोलता हूं,
ये प्ले देख के, जिमी पोर्टर की हालत देख के, इवन मैं आपको यहाँ पे खाली हम एक सिचुएशन को डील कर रहे हैं. इन दिस प्ले देयर आर सो मेनी थीम्स. इन दिस प्ले John Osborne depicted number of issues. You can read, this. You can read this play. You will come to know what were the main things, even issues which were prevalent in Britain during 1940s and 50s. तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हम थिएटर में जा रहे हैं, लुक बैक इन एंगर को ही देखने जा रहे हैं, फिर लुक बैक इन एंगर को देख के हम निकल रहे हैं. तो वहां फिर बाद में मैं आपको बोलता हूं कि अब आपसे मैं जायजा लेना चाहता हूं, सर्वे करना चाहता हूं कि इस प्ले को देख के अब आपको क्या लग रहा है. ये तो ठीक है कि 1940s का प्ले है, लेकिन आप मेरे को ये बताओ, क्या आप जो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो जिमी पोर्टर है और एलिसन है, मैं आपके सामने खाली एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं. क्या आपको लग रहा है ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट अभी भी मौजूद है? क्या आपको अभी भी ये लग रहा है कि एक तबका जैसे अभी भी फेवरेटिज्म, यानी फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, क्या ये चीजें अभी भी हो रही है? क्या ये चीजें अभी भी हो रही है? जो लोग लोअर सेक्शन से वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के होते हैं, यानी कि बहुत निचले तबके से आते हैं, उनको अभी भी सोसाइटी में यानी कि दूसरी नजर से देखा जाता है. तो फिर आप, आई एम श्योर कि यू वुड से यस, these things are in prevalent, these things are prevalent in our society as well. So ये एक ड्रामेटिस्ट की, ये एक राइटर की खूबी होती है कि वो यानी कि एक चीज को वो पोर्ट्रे करता है, लेकिन वो चीजें जरूरी नहीं कि उसी वक्त हो रही हो, या उसी वक्त हो रही तो बस उसके बाद वो खत्म हो रही हो. नहीं, वो किसी और सोसाइटी में, मे बी इट वुड हैपन इन अ सोसाइटी, अ डिफरेंट सोसाइटी आफ्टर 50 years, 100 years. अच्छा, फिर इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो जॉन ऑसबॉर्न इसमें जो फिर आगे, जैसे अभी हमने आपके सामने या मैसेज, यानी कि इस मैसेज क्या है, यानी कि एंटी वॉर मैसेज इसमें देना चाहता है, यानी कि इस प्ले में. और उसके साथ साथ ये मैसेज देना चाहता है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जैसे जिमी पोर्टर जैसा, ये मे बी सिस्टम में नहीं आ सकता है, इसको जॉब नहीं मिल सकती है. Maybe he is not able to get favors from someone so that he can get settled, or so that he can get a good job. उसके पास उतना कुछ है नहीं कि वो किसी दूसरे के पास जाए, उसके पास जाकर उसको कुछ दे, यानी कि फेवरेटिज्म, करप्शन करके फिर वो जॉब में आए. तो ये चीजें रियलिस्टिकली पोर्ट्रे की है जॉन ऑसबॉर्न ने. तो इस प्ले में why I mentioned this play at the very outset of my lecture, यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल गई हैं, और इसी में सब कुछ छुपा है कि ड्रामा किसको बोलते हैं. जैसे अभी हमने बात की जिमी पोर्टर की, यानी कि ये वो, यानी कि रियलिस्ट, यानी कि जिमी पोर्टर की हालात को देख के हमने अब ये देखना है कि हमने अब ये सोचना है कि एक जो ड्रामेटिस्ट होता है, ये पोर्ट्रे करता है जो इसकी इर्द गिर्द की सिचुएशन होती है, जो क्राइसिस सिचुएशन होती है. सिचुएशन कोई भी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रग अब्यूज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन यानी कि पॉवर्टी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन पर्सनल इश्यूज, पर्सनल क्राइसिस लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, यानी कि बहुत सारी इश्यूज के बारे में एक जो ड्रामेटिस्ट होता है, ये उन चीजों को कैप्चर करके फिर हमारे सामने लाता है. यानी कि इसके सामने एक स्क्रिप्ट होती है, प्लॉट होता है. यानी कि फिर जिमी पोर्टर को देख के, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज है ड्रामा में जो आप याद रखोगे, वो हम अभी हम देखेंगे जब हम लिटिल व्हाइल फ्रॉम नाउ, जब हम इस अभी स्लाइड्स को आगे बढ़ाएंगे, तो वहां पे आप यही देखोगे कि एक्शन इज इंपॉर्टेंट. जब आप कैरेक्टर को थिएटर में देखते हो, वहां पे एक्शन इंपॉर्टेंट है. यानी कि जिमी पोर्टर की जब हम बात करते हैं, वो बोल रहा है, I have done this. I'm graduated from a red brick university. I applied for this and that job. Unfortunately, I didn't even get a single job. Then what I did, I applied. Later on, I tried at journalism. There I was given a menial task. I was there treated as a dog's boy. उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग में भी हाथ बटाया. Still, मेरा वहाँ पे I didn't become a successful advertiser later on. Even यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर का जॉब करता है जिमी पोर्टर. रियलिस्टिकली, यानी कि रियलिज्म की बात कर रहे हैं हम. किचन सिंक ड्रामा की जब हम बात करते हैं,
जो 1940s 50s और 60s में जो प्लेज लिखे गए थे ना, मोर पर्टिकुलरली रिटन बाय प्लेज रिटन बाय ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट्स, दे आर मोर और लेस ब्रो, वी कैन कैटेगरी उनको किचन सिंक ड्रामा में हम डाल सकते हैं। बहुत सारे ड्रामाज, चाहे हम जॉन ऑसबॉर्न की अगर हम बात करेंगे, या किंग्सली एमिस की बात करेंगे, या इवन जो बाकी जो ड्रामेटिस्ट थे उस एरा में लिख रहे थे, तो वो सोशल रियलिज्म को पोर्ट्रे कर रहे थे। उनकी इर्द गिर्द क्या चीजें हो रही थी, उन्हीं को पोर्ट्रे कर रहे थे। अब यू विल रिमेंबर नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विज़ ड्रामा, वो ये है कि इन अ ड्रामा यू नीड एन एक्टर, यू नीड कैरेक्टर्स, यू नीड प्लेयर्स। आपको प्लेयर्स की जरूरत है, आपको कैरेक्टर्स की जरूरत है, आपको प्रोटोगनिस्ट की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ एक्शन इज इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ प्लॉट यानी कि इवेंट्स, स्टोरी। जब तक ना स्टोरी हो तो प्ले आगे नहीं बढ़ सकता। जब आप मूवी देखते हो, जब आप थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए, कोई भी मूवी, अगर आपने रिसेंटली कोई मूवी देखी होगी, तो वहां पे जब आप मूवी देखते हो थिएटर में, वहां पे हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होते हैं, फिर उनके बहुत सारे और कैरेक्टर्स होते हैं, और फिर वो फिल्म जो होती है, वो मूवी जो होती है, एक स्टोरी उसमें होती है। वैसे ही ड्रामा में एक स्टोरी होती है, उसके साथ साथ स्टोरी के साथ साथ फिर एक्शन होती है, यानी कि कैरेक्टर फिर बोलता है, यानी कि फिर उसके एक्शन हम देखते हैं। अच्छा, तो जब हम फिर ड्रामा की बात करते हैं, ये एक अदबी कंपोजिशन है जिसमें तनाज़ात, अमल, बहरान और माहौल शामिल है, जिसका मकसद खिलाड़ियों के जरिए सामीन के सामने स्टेज पर अदाकारी करना है। वी टॉक्ड अबाउट दिस इन अ डिटेल्ड मैनर जस्ट व्हाइल बैक। यही चीजें आप जब आप ड्रामा देखते हो, आपने कॉन्फ्लिक्ट भी देखा अभी जब हम जॉन ऑसबॉर्न की बात करते हैं, आपने यही कॉन्फ्लिक्ट देखा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर, conflict between working class, this industrialists and working class people, even weaker sections of the society, और जो higher sections of the society होते हैं, rich and poor, तो have what Karl Marx calls distinct, haves and have nots। तो एक तबका सुपीरियर होता है, दूसरे तबकों के लोग, जो ये सुपीरियर तबके के जो लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इवन जुडिशियरी से हैं, ब्यूरोक्रेसी से है, इवन पॉलिटिकल सेटअप से है, जो ये दूसरे तबके के लोग होते हैं, ये इनको दूसरी नजर से देखते हैं, नीच यानी कि इन्फीरियर नजर से देखते हैं। तो फिर जैसे अभी अभी लुक बैक इन एंगर, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट आप यही देख रहे हो कि जिमी पोर्टर की फैमिली और एलिसन की फैमिली में, जिमी पोर्टर और एजुकेशनल जो सेटअप है। अच्छा, जब हम जॉब का कॉन्फ्लिक्ट फिर यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, फिर हम जब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इट इज यानी कि फॉर्म ऑफ कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की बात अभी हमने की। जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको परफॉर्म करना होता है। वंस यू गो टू दिस थिएटर, ऑब्वियसली देयर आर कैरेक्टर्स, वो वहां पे परफॉर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, इन विच एक्टर्स टेक द रोल ऑफ द कैरेक्टर्स, परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शन एंड द रिटन डायलॉग। रिटन डायलॉग के साथ साथ मैं आपके साथ डियर लर्नर्स एक और इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे। वो ये है कि जैसे ड्रामा जो होता है, मैंने आपको एट द वेरी आउटसेट ऑफ दिस लेक्चर आई मेंशन ड्रामा कैन बी रिटन इन बोथ प्रोज फॉर्म एज वेल एज इन पोएटिक फॉर्म, बट व्हाट distinguishes drama is that it is always written in a dialogue form। हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की, डायलॉग फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ से एक कैरेक्टर एक चीज बोलता है, वहां से कैरेक्टर और दूसरा जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो वहां से कुछ बोलता है। तो ये चीजें आप मेनली पोइट्री और नॉवल में नहीं देखते हो। अच्छा, नॉवल को एनेक्ट नहीं किया जाता है थिएटर में, आप नॉवल को एनेक्ट नहीं करते। ये इट्स मेनली स्पेसिफिकली व्हेन हम अप्लाई करते हैं, इट्स बीइंग अप्लाइड टू दिस फॉर्मेट वी कॉल दिस जॉनर ड्रामा। यानी कि परफॉर्मेंस होती है, थिएटर की जरूरत होती है, ऑडियंस की जरूरत होती है, कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, और डायलॉग फॉर्म की जरूरत होती है। जैसे मूवी होती है, मूवी में आप एक हीरो को देखते हो, उसके साथ साथ बाकी कैरेक्टर्स होते हैं, और जो हीरो होता है उसके अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, फिर उनके साथ वो अपनी जो उसके एम्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं, वो क्या हासिल करना चाहता है, वो शेयर करता है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो आप खाली ड्रामा में देखते हो।
तो इस तरह जब हम ड्रामा का मुताला करते हैं, इस तरह ड्रामे के एक्टर मुकाबले में तरतीब, प्लॉट और एक्शन के जरूरी अज्जा, यानी कि ये जरूरी अज्जा है, एक्शन, प्लॉट, यानी कि एक्टर्स, कैरेक्टर्स, ये बुनियादी तौर पर स्टेज पर नाफिज करने के लिए हैं। यानी कि जब हम ड्रामा की बात करते हैं, इट इज बीइंग मेनली मेंट फॉर दिस थिएटर, यानी कि जब हम स्टेज जिसको बोलते हैं, ड्रामा की जब हम बात करते हैं, इसको स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, एनेक्ट करना होता है स्टेज पे। इस तरह स्टेज और तमाशाई यकसा अहमियत के हामिल है। यानी कि अब यू विल रिमेंबर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, थिएटर तो है ही है वहां पे, अब स्टेज तो बना है करेक्टर्स के लिए, वो अब परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब किसकी जरूरत होती है करेक्टर्स को, वो किन के सामने वो परफॉर्मेंस करेंगे, ऑडियंस के सामने, जिनको हम स्पेक्टेटर्स भी बोल सकते हैं, तमाशाई भी बोल सकते हैं। सो thus the essential ingredients of a drama are actors, dialogue, setting, plot and action. It is primarily meant for enactment on the stage. Thus the stage and the spectators are equally important. अच्छा, यहाँ पे मार्जोरी बोल्टन एक ब्रिटिश क्रिटिक रह चुकी है, ब्रिटिश क्रिटिक है ये, इसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है पोइट्री के बारे में, ये क्रिटिक रह चुकी है, इसने बहुत अच्छी बुक्स लिखी है, यानी कि पोइट्री पे बुक्स लिखी है, पोइट्री के कितनी फॉर्म्स हैं, एक जो पोइट होता है, एक पोइट को अगर आप बनना चाहते हो उसमें आप, या इवन एज अगर आप अच्छे रीडर की तलाश करते हो, क्रिटिक बनना चाहते हो, तो आपको एक पोएम का मुताला कैसे करना है, आपको एक नॉवल का मुताला कैसे करना है, आप में वो कैसे, ऐसे क्या गुण होने चाहिए जिससे आप एक अच्छी क्रिटिक का जॉब कर सकते हो। तो जब हम इस मार्जोरी बोल्टन को देखते हैं, इसने कहा है कि a true play is three dimensional, it is literature that walks and talks before our eye। ये वही बात है, दो एक सेंटेंस में इसने कहा है a true play is three dimensional। ये बोल रही है कि जब हम ड्रामा की बात करते हैं, तीन चीजों का लाजमी है ड्रामा में होना, किस किस का, यानी कि इट्स अ लिटरेचर, यू नो दैट स्क्रिप्ट होता है, यानी कि एक्शन, यानी कि आपके पास प्लॉट होता है, स्टोरी होती है, इवेंट्स होते हैं, उस दैट वॉक्स एंड टॉक्स, यानी कि अब कैरेक्टर्स की बात कर रही है, वो चल रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग नाउ, दे आर फिर टॉकिंग, यानी कि अब वो बोल रहे हैं, बिफोर आवर आई ही मीन्स ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, यानी कि तमाशाई। और ड्रामा में जो इम्पोर्टेंट एक चीज है वो ये है कि थिएटर का तो होना ही है वहां पे, थिएटर इज वेरी एसेंशियल फॉर ड्रामा, इवन कैरेक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रामा में, उसके साथ साथ ऑडियंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है ड्रामा को। यानी कि ड्रामा एक सक्सेसफुल बनने के लिए किन की जरूरत होती है, तमाशाइयों की जरूरत होती है, स्पेक्टेटर्स की जरूरत होती है। तो वी कैन से नाउ ड्रामा तहरीर का एक टुकड़ा है जिससे फनकाराना अंदाज में मकालमों के साथ पेश किया जाता है। ड्रामा पर कशिश असर अंगेज और हकीकी होता है, हकीकी, you know it's based on facts। A dramatist portrays things, objects, events, incidents, he always tries to portray each and everything realistically। तो क्योंकि ये किरदारों के साथ कुदरती और मतबर पहलुओं को भी पेश करता है। एज ए सेड लॉन्ग लिटिल व्हाइल अगो, जब आप एक्शन थिएटर में जाते हो, फिर आप एक्टर्स को वहां पे देखते हो, कैरेक्टर्स को देखते हो, आपको लगता है कि रियलिटी रियली कुछ हो रहा है, कुछ। जब मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी, 5 मिनट के लिए मैं अगर कल को आपको डियर लर्नर्स बुलाता हूँ थिएटर में, एंड हम प्लान करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि आज हमने लुक बैक इन एंगर देखना है, या शेक्सपियर का किंग लेयर देखना है, इवन उसका हैमलेट देखना है, फिर वहां से निकल के मैं आपसे पूछता हूँ, एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कहीं पे लगा कि आपकी जिंदगी का एक मुजस्समा या एक इवेंट लग रहा है कि इसके ये जो आपने मूवी देखी है, कहीं ना कहीं आपसे टच कर रहा है, आपकी फैमिली मेंबर से टच कर रहा है, या कोई ना कोई इवेंट ऐसा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या आप फ्यूचर में करने जा रहे हो, तो वो ये है कि इसमें आप यकीनन यही बोलोगे कि हाँ, कुछ ना कुछ
आपने पाया है जो आप अपने साथ होते हुए देख रहे हो, या आपने अपने जो एल्डर्स हैं उनसे सुना है वो चीजें, या इवन कुछ ऐसी जो आपके इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, वहां पे आपने वो चीजें देखी है। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ड्रामा है ये एक मुख्तसर कहानी सी बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें किरदार, प्लॉट, तरतीब के साथ साथ अलामत भी शामिल है। ताहम मुख्तसर कहानी और नावल की एक हद बंदी होती है, क्योंकि ये सामीन के सामने नहीं पेश किए जाते हैं। वही बात विच आई डिस्कस्ड मे बी 10 मिनट्स अगो, कि एक जो नॉवल होती है, एक जब ऑटोबायोग्राफी होती है, जब हम नसर की बात करते हैं, नसर आप थिएटर में नहीं देखते हो। वही बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सामीन के सामने नहीं पेश किए जाते, आप नॉवल पढ़ते हो। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन नॉवल एंड ड्रामा। आप ड्रामा को देखते हो, अपने आईज से देखते हो, थिएटर में जाते हो देखने के लिए। जहां तक फिर नॉवल की बात है, नॉवल को आप पढ़ते हो। यहाँ पे एक और डिफरेंस मेरे जहन में वो आ रही है, जो ड्रामा होता है इट इज ऑलवेज रिटन इन एक्ट्स, सीन्स। एज फार एज नॉवल इज कंसर्न, इट इज रिटन इन चैप्टर्स। तो जबकि एक ड्रामा स्टेज पर पेश किया जाना होता है, मुख्तसर ये कि ड्रामा एक ऐसी लाइव स्टेज सेटिंग फराहम करता है, लाइव। जैसे अभी हम लाइव आपके साथ बात कर रहे हैं, बराह रास्त आपके साथ हम मुंतकिब हो रहे हैं, वैसे ही ड्रामा आप बड़े लाइव मनाजिर देखते हो जब आप थिएटर में जाते हो। ये चीजें आप नॉवल में नहीं देखते हो। नॉवल में आप पढ़ते हो, फिर आप सोचते हो हाँ राइटर ने इस इशू के बारे में लिखा है, फिर आप खुद अपनी इमेजिनेशन पावर इस्तेमाल करते हो। लेकिन ड्रामा में आप फेस टू फेस देखते हो, कैरेक्टर आगे होता है, मूवी देखने जाते हो, आप थिएटर में बैठे होते हो, आपके सामने एक एक्टर प्ले रोल करता है। मुख्तसर ये कि ड्रामा एक ऐसी लाइव सेटिंग फराहम करता है जहां किरदार हकीकी होते हैं और कहानी को फितरी अंदाज में जाहिर करता है। मजीद ये कि एक ड्रामा ज्यादा असर व रसूख रखता है और ज्यादातर ये नाजरीन को इंसान आसानी से तरगीब देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो चीजें बसरी है इनमें ज्यादा एतमाद और वफादारी होती है। तो दिस इज ह्यूमन नेचर, यू कैन नॉट चेंज इट। व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम योर ओन आईज, यू ट्राई टू आप उन चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हो जो आपने खुद देखा है, जो आपने खुद ऑब्जर्व किया है, बनस्बत ये कि किसी और ने आपको कहा है कि फलानी जगह ये हुआ है। बनस्बत कि आप नॉवल से देख रहे हो, उस राइटर ने आपके सामने ये सिचुएशन रखी है, फिर आप सोच में पढ़ते हो ये हुआ था, इस ये इंसिडेंट कैसे हुआ था, फिर ऐसे ऐसे हो रहा था वहां पे। लेकिन जब हम ड्रामा की बात करते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस लाइन को मैं फिर से दोहराता हूं, ये मजीद ये कि एक ड्रामा ज्यादा असर व रसूख रखता है, यानी कि इन्फ्लुएंस करता है ऑडियंस पे, और ज्यादातर ये नाज़रीन को आसानी से तरगीब देता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो चीजें बसरी है इनमें ज्यादा एतमाद और वफादारी होती है, यानी कि आप उन चीजों को सीरियसली लेते हो जो आप खुद देखते हो। आपको लगता है कि a writer had or even has depicted things realistically, faithfully, with utmost sincerity, क्योंकि आप खुद देख रहे हो, अपने आंखों से देख रहे हो। तो जब हम फिर वही बात कर रहे हैं, ड्रामा इज अ पीस ऑफ राइटिंग विच इज आर्टिस्टिकली प्रेजेंटेड विद डायलॉग्स, अभी हमने इसके बारे में बात की है। अच्छा, फिर जब हम ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा को मजीद 8 जुमरों में तकसीम किया जाता है और वो दर्ज झेल है। यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा एज अ होल, ड्रामा इज हैविंग सो मेनी टाइप्स, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने उनकी ओपिनियन है कि उन्होंने मेजर 8 कैटेगरीज में ड्रामा को रखा है। एक को उन्होंने नाम दिया है अलमिया, जिसको हम ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। ट्रेजेडी को अलमिया बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारे टाइप्स ऑफ देखते हो किसके, ड्रामा के। उनमें एक है ट्रेजेडी। वी ऑल नो शेक्सपियर इज उसने बहुत सारी फेमस ट्रेजेडीज लिखी है। वी व्हेन वी टॉक अबाउट शेक्सपियर, उसकी जो whenever we talk about Shakespeare, you cannot do away with his famous tragedies. शेक्सपियर ने बहुत अच्छे ट्रेजेडीज दिए हैं,
लिटरेरी वर्ल्ड को। इवन उसकी जो ट्रेजिडीज हैं उसी की वजह से ज्यादा वो फेमस हैं, चाहे किंग लियर की बात हो, मैकबेथ की बात हो, हैमलेट की बात हो। तो जहां तक अलमिया की बात हम कर रहे हैं, जहां तक ड्रामा में एक जो हम बात ये कर रहे हैं कि ड्रामा को 8 ज़ुमरों में क्रिटिक्स तकसीम करते हैं, उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट जुमरा है वो है अलमिया, जिसको हम ट्रेजिडी के नाम से बोलते हैं। अलमिया एक अलमनाक ड्रामा किसी भी देखने पढ़ने वाले सामीन को जज्बाती कर सकता है। इस तरह के टुकड़े में मजमूई तौर पर नम या अलमनाक माहौल बनाकर, when you read a drama, what it gives, what it provides to us, when you read a tragedy, आपकी आंखें नम होती है। ट्रेजिडी में आप ऐसे अलमनाक हादसे देखते हो। When you read Shakespearean tragedies, more particularly his tragedies like King Lear, Hamlet, किंग लियर बहुत एक पॉपुलर ट्रेजिडी है, या इवन हैमलेट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की है, वो फेमस ट्रेजिडीज है। तो जब आप इन ट्रेजिडीज को पढ़ते हो, इन ट्रेजिडीज से आपको क्या मिलता है? आप कुछ देर के लिए जज्बाती होते हो, आप कुछ देर के लिए कैरेक्टर के साथ फील करते हो, एम्पैथाइज करते हो, आप सोचने पर मजबूर होते हो कि इस कैरेक्टर के साथ ये क्यों हो रहा है। ये वैसी ही बात है जैसे अभी आप कुछ टाइम के लिए थिएटर में जा रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, कुछ देर के लिए आपको फिर आप एम्पैथाइज करना चाहते हो, आप सिंपैथी दिखाना स्टार्ट करते हो कैरेक्टर के साथ, हीरोइन के साथ, हीरो के साथ। अगर आप मूवी बॉलीवुड मूवीज की बात करेंगे हम, जब आप कुछ देखते हो कि हीरो को कुछ कहीं कोई कुछ चीज मिल नहीं रहा है, या किसी चीज में वो कामयाब नहीं हो रहा है, या उसको विलन्स पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, you try to empathize, you try to, you begin to show emotions for the same character, जो लीडिंग रोल प्ले करता है। इवन vis-a-vis हीरोइन, जब हीरोइन को हम कुछ देखते हैं, विलन्स कुछ उसके साथ ऐसा करते हैं, या इवन उसके साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि वो रोने पे आती है, उस वक्त जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, आप उसके साथ एम्पैथाइज करना स्टार्ट करते हो। आप समझ रहे हो कि अब ये जो इसके साथ चीजें हो रही हैं, आप जज्बाती होते हो। आप at one point of time you begin to feel why is this happening to her or him। तो फिर उसके बाद आप स्टार्ट करते हो कि काश हम वहां पे होते, या आप ऐसे भी सोचते हो कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए इसके साथ, काश कोई और ऐसी चीज आती कि इस हीरो और हीरोइन इस वाली सिचुएशन से आगे हो जाए। अच्छा, जब हम ट्रेजिडी की बात करते हैं, ये अक्सर मौत या तकलीफ जैसी तफसीलात की मौजूदगी की वजह से होता है। ट्रेजिडीज में आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट यू फाइंड, व्हाट यू सी, व्हाट यू ऑब्जर्व इन अ ट्रेजिडीज, यू सी a fall of a hero, a tragic fall. You at the end of play you normally see hero is getting, or even heroine is getting killed, और वो मर रहे हैं, या वो ऐसे जो उनका एम था वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। लेकिन ट्रेजिडीज में मोस्टली ये होता है कि जो मेन किरदार होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसकी लास्ट में डेथ होती है। चाहे हम एलिजाबेथन ड्रामा की बात करेंगे, चाहे हम इवन ग्रीक ड्रामा की बात करेंगे, इवन अभी हमने बात की विलियम शेक्सपियर की हैमलेट की, या इवन किंग लियर की। किंग लियर की जब हम बात करते हैं, किंग लियर इज अ फेमस ट्रेजेडी। किंग लियर एक बादशाह होता है। अब नाउ अब ये ही जस्ट वांट, अब मैं आपको आई वांट टू समराइज दिस दिस जो एक किंग लियर है, इसको थोड़े से कुछ अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ। ये जो ये प्ले है किंग लियर, इसका जो शेक्सपियर की ये ट्रेजेडी है, ये एक किंग पे बेस्ड है, ये एक बादशाह की लाइफ के रिलेटेड है। ये जो ये बादशाह होता है, जिस बादशाह को क्रिएट किया था, इन्वेंट किया था शेक्सपियर ने। अब ये बादशाह जो है 16th सेंचुरी इंग्लैंड में रह रहा है, क्योंकि शेक्सपियर वी नो he was living during the Elizabethan era when Queen Elizabeth was ruling England, Britain। तो तब शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा था किंग लियर। अब जो ये बादशाह है, अब इसने सब कुछ देखा है। अब इसने एक लग्जूरियस लाइफ गुजारी है, इसने ऐश परस्त जिसको बोलते हैं, इसने बहुत अच्छी चीजें देखी हैं लाइफ में। he enjoyed each and every, बोलते हैं ना वो bit of life, he enjoyed each and everything। जो भी चीज लाइफ में थी, उसने हर एक चीज को एंजॉय किया है।
अब नाउ इसके दिमाग में अब एक ही थॉट होता है कि ये किंग होता है, ये जो ये बादशाह होता है, शेक्सपियरियन किंग लियर जो होता है, ये अब चाहता है कि ही नाउ वांट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिटायरमेंट। अब ये चाहता है कि ये थोड़ी सी कहीं दूर जाए। अब ये ही वांट्स टू लिव अ लाइफ इन आइसोलेशन। अब ये चाहता है कि इसने बहुत कुछ दुनिया में देखा है, अब ये पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता है। तो अब ये क्या है कि अब इसकी 3 डॉटर्स होती हैं। गोनेरिल होती है इसकी एल्डर डॉटर, उसके बाद रेगन होती है दूसरी डॉटर, उसके बाद एक और छोटी इसकी डॉटर होती है, बेटी होती है, जिसका नाम कडीलिया होता है। अब ये जो ये बादशाह होता है, ये हम किंग लियर की बात कर रहे हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम ट्रेजेडी में क्या देखते हैं, एक जो हीरो होता है इसका डाउनफॉल होता है, इसकी लास्ट में डेथ होती है, या इसको ऐसी कुछ सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है जिससे सामीन को, जिससे ऑडियंस को, रीडर्स को फील होता है कि ये क्यों हो रहा है। आप उस वक्त एम्पैथाइज करना स्टार्ट करते हो, यू बिगिन टू फील पिटी फॉर द कैरेक्टर। अब जो ये बादशाह होता है, शेक्सपियरियन किंगलेयर होता है, अब ये एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता है, बिकॉज ही जस्ट वांट्स टू लिव नाउ लाइफ ऑफ रिटायरमेंट। अब थोड़ा सा एज्ड भी है, ओल्ड भी है। अब ये चाहता है कि ये जो ये बादशाह इसके पास है, ये जो ये पावर इसके पास है, ये जो ये पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर इसके पास है, ये चाहता है कि इसमें कुछ एक आध हिस्सा मेरे पास रहे, बाकी जो है ये अपनी डॉटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। इसके पास जितना भी वेल्थ है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी इसने कुछ हासिल किया है, नाउ देयर इज ओनली वन थिंग इन हिज माइंड, he wants to share this wealth among his 3 daughters। अब ये चाहता है कि इसकी जो ये जो वेल्थ है, ये जो ये प्रॉपर्टी इसके पास है, पैसे इसके पास है, ये चाहता है कि ये अब ट्रांसफर करे अब 3 डॉटर्स में। अब ये चाहता है कि अब ये एक ओल्ड मैन है, फादर है, नाउ ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट हिज वेल्थ अमंग हिज बिलीवेड डॉटर्स। तो ये चाहता है कि थोड़ा सा एज अ फादरली जेस्चर, जिसको बोल सकते हैं, जैसे जैसे मैं अभी आपके साथ बोल रहा था कि अभी आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि जो एक ड्रामेटिस्ट होता है, जब हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हम थिएटर में जाएंगे, थिएटर से निकल के हम शेक्सपियरियन प्ले को देखते हैं, जॉन ऑसबॉर्न के प्ले को देखते हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसमें कुछ ऐसी चीजें देखी जो आपके साथ हो रहा है, आप डेफिनेटली यस कहोगे। तो अब जो ये किंग लियर होता है, ये चाहता है कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन इन 3 डॉटर्स के सामने रखे, एक एक सवाल ये अपनी बेटियों से करना चाहता है, एक फादरली जेस्चर में। ये चाहता है कि अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अपनी प्रॉपर्टी 3 डॉटर्स में, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इन बेटियों को रखता हूँ, इन बेटियों के सामने मैं पूछता हूँ। वो क्वेश्चन ये होता है कि ये 3 बेटियों को बुलाता है, ये उनको अब उनसे मुखातिब होकर फरमाते हैं कि नाउ आई एम रिटायर्ड, आई एम ओल्ड, आई वांट्स टू लिव अ secluded life, now the whole property of mine is yours, now what I want to do is I just want to share this property equally among you। यानी कि जो इसकी 3 बेटियां होती है, गोनेरिल, रेगन और कड़ीलिया, 3 डॉटर्स, 3 बेटियां होती हैं इसकी। अब ये उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है ये प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इनको ये बुलाता है, अपने महल में बुलाता है, अपने पैलेस में बुलाता है। अब उनसे पूछता है कि मैं आपके सामने खाली एक क्वेश्चन रखता हूं, जो जितना मेरे को अच्छा आंसर देगा, यानी कि फादरली लव आप इसको बोलोगे, फादरली जेस्चर आप इसको बोलोगे, फादरली अफेक्शन बोलोगे फॉर अ डॉटर। तो ये उनसे पूछता है कि अब मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है ये प्रॉपर्टी आप 3 बेटियों में, लेकिन उस बेटी को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, वो बेटी ज्यादा हकदार होगी जो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आंसर देगी, जो इस क्वेश्चन को आंसर इस तरीके से देगी कि आई मस्ट बी सेटिस्फाइड कि हाँ मैं इस आंसर का इंतजार कर रहा था। अब ये इनके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन रख रहा है, अपनी बेटियों के सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन रख रहा है। किंग लियर क्या क्वेश्चन रख रहा है, ये बोल रहा है कि चलो अब ये प्रॉपर्टी आप तीनों के नाम है, लेकिन मेरे को एक ही क्वेश्चन तीनों बेटियों के लिए है, आपने खाली इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाउ मच यू लव मी। आपने अब
अब ये बेटी के सामने, बेटियों के सामने क्या क्वेश्चन लगता है, हर एक बेटी को बोलना है कि आप कितना प्यार किंग लियर से करते हो, अपने पापा से करते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, ये कोई भी पेरेंट अपनी बेटी से पूछ सकता है या इवन बेटे से पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को देख के पहले ये गोनेरल से पूछता है, जो इसकी एल्डर डॉटर होती है। अब वो फ्लैटरी अंदाज में इसको जवाब देती है, वो इसको बहुत यानी कि ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं कि किंग लियर इज नॉट सेटिस्फाइड, कि नहीं ही जो गोनेरल होती है वो इसको बोलती है कि सर आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन wield द मैटर, dearer than eyesight, space and liberty। यानी कि जो गोनेरल होती है, जो पहली डॉटर होती है, ये अपने पापा से अब जवाब दे रही है कि मेरे अबू, आप मेरे को इतने अजीज हो, प्यारे हो, यानी कि जो मेरी लाइट है, बीनाई, इससे भी आप मुझे ज्यादा प्यारे लग रहे हो। इवन जो ये वर्ल्ड है, दिस इज नथिंग फॉर मी, व्हाट मैटर्स टू मी इज ओनली यू। अब किंग लियर एक फादर, इसको ये पता नहीं होता है, इसके इंटेंशंस पता नहीं होते हैं कि गोनेरल के क्या इंटेंशंस है, क्योंकि एक फादर अब ये समझ रहा है कि बेटी है, इसके इतने ऐसे जज्बात होंगे, तो फिर ये समझ रहा है कि हाँ, अब ये बोल रहा है कि आपको एक हिस्सा में अपनी प्रॉपर्टी में ज्यादा रख रहा हूं, क्योंकि आपने इस अंदाज में आंसर दिया है। तो फिर दूसरी बेटी को पूछता है जिसका नाम है रेगन, रेगन भी इसी अंदाज में जवाब देती है। रेगन भी अपने इस फ्लैटरी अंदाज में स्वीट वर्ड से अपने पापा को बहकावे में लाती है कि आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरी दुनिया हो। ऐसे ही कुछ बोलते हुए किंग लियर जो होता है वो समझता है कि हाँ, दूसरी बेटी ने भी अब अच्छे तरीके से मेरे को सेटिस्फाई किया है, क्योंकि एक पापा, एक जो फादर होते हैं, वो चाहते हैं कि जो उसकी डॉटर है या इसके बेटे, वो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से बोले कि वो उनके साथ प्यार करते हैं, वो उनके प्यार लव्ड पेरेंट हैं, बिलव्ड हैं। तो अब दोनों जो डॉटर्स हैं, अब इन्होंने अपना जो आंसर इसका था, किंग लियर इज वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर आंसर। अब तीसरी बेटी की टर्न होती है जिसका नाम कड़ीलिया होता है। कड़ीलिया इज अ सिंसियर चाइल्ड। वो अब उससे पूछा जाता है, वो इस तजब्जुब में है कि मैं कैसे अपने पेरेंट के सामने ये बयान करूं कि वो कितने मेरे प्यार, वो मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ मच आई लव माय पेरेंट, हाउ मच आई लव माय फादर, हाउ मच आई लव किंग लेयर। वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ी है कि शायद मेरे लिए अब ये ठीक नहीं रहेगा कि मैं अल्फाज में बयान करूं, लेकिन फिर अब इससे पूछा जा रहा है कि नहीं, आपने आंसर देना है। तो फिर वो लास्ट में बोल रहे हैं कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितने एक बेटी को अपने पापा के लिए रखना चाहिए। मेरे दिल में आप उतने ही अजीज हो जितना एक बेटी के लिए अपना पापा होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बट यू विल हैव टू रिमेंबर व्हेन यू रीड दिस प्ले, King Lear, you come to know Cordelia, youngest among the daughters, among the three daughters. ये she is a sincere child. जो भी वो बोल रही है वो faithfully बोल रही है, वफादारी से बोल रही है। जो भी वो चीजें बोल रही है, she is speaking her heart out, यानी कि she is speaking with her own soul and heart। जो उसके दिमाग में है, दिल में, वो वही बात आगे रख रही है। वो बोल रही है, मेरे पापा, आप मेरे उतने ही अजीज हो, प्यारे हो, जितनी एक डॉटर को होता है ये अपने जो उसके पेरेंट्स होते हैं। अब वो साथ साथ में बोल रहे हैं कि मैं आपको उतना ही प्यार कर रही हूँ जितनी एक बेटी को करना चाहिए, लेकिन उसके साथ वो बोल रहे हैं कि मेरा जो एक हिस्सा प्यार का है वो मेरे हस्बैंड के लिए है। तो दिस सेंटेंस इन्फ्यूरेटेड, एनरेज्ड किंग लेयर। फिर वो क्या करता है, उसको ये आंसर इसको पसंद नहीं आता है, वही he banishes Cordelia from his own kingdom। फिर उसको वो जलावतन करता है वहां से। तो किंग इस स्टोरी को आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा कुछ रह गया है इसको, हाउ किंग लियर इज अ ट्रेजेडी, वो हम कुछ और जो कुछ इवेंट्स किंग लियर और जो कड़ीलिया होती है, इस लास्ट में क्या रिलेशनशिप, कैसे इनकी डेथ होती है, we will talk about this during the next lecture। Till then, take very good care of yourself। Allah Hafiz।